न मेरा है न तेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। हजारों रास्ते खोजे गए उस तक पहुंचने के, मगर पहुंचे हुए ये कह गए भगवान सबका है। जो इसमें मिल गई नदियां वो दिखाई नहीं देती महासागर बनाने में, मगर एहसान सबका है। अनेकों रंग खुशबू नस्ल के फल फूल पौधे हैं, मगर उपवन की इज्जत आबरू ईमान सबका है। आर्टिकल 14 कानून के समक्ष समानता। भारत के अंदर किसी भी व्यक्ति को राज्य कानून के समक्ष समानता को डिनाई नहीं कर सकता है। हो क्या रहा है, एक ही कानून कुछ लोगों के लिए अलग है और दूसरों के लिए अलग। अगर सत्ता पक्ष का व्यक्ति गेरुआ गमछा पहनकर अधिकारियों को गाली दे दे तो जी हजूरी, और दूसरा न्याय मांगने जाए तो उसे लाठी। क्या ये अनुच्छेद 14 का अनुपालन हो रहा है? अध्यक्ष महोदय, किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन और दैहिक स्वतंत्रता से कानून सम्मत प्रक्रिया के बगैर वंचित नहीं किया जा सकता। ये सबसे महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार है, लेकिन सबसे ज़्यादा इसी का दुरुपयोग हो रहा है। फर्जी मुठभेड़ में हत्याएं, जेल के अंदर हत्याएं और पुलिस अपरीक्षा में हत्याएं। आदमी कहीं भी सुरक्षित नहीं है। ईडी का तो ऐसा कानून बना दिया गया है कि बिना एफआईआर, बिना नोटिस किसी को भी बंद कर दो। लोकतंत्र फासिज्म में बदल रहा है। प्रस्तावों में आगे जो लक्ष्य है, विचार, व्यक्ति विश्वास, पंथ और उपासना की स्वतंत्रता, अन्याय के खिलाफ विचार व्यक्त करने पर जेल, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ है देशद्रोह। अगर भाजपा के मत के नहीं हैं, दूसरे धर्म के हैं तो प्रताड़ना के हकदार हैं। और अब तो उपासना करने पर भी दिक्कत है, क्योंकि हर मस्जिद के नीचे मंदिर खोजने वाले तत्व इस देश को शांति से रखना ही नहीं चाहते हैं। उन्हें कानून की कोई परवाह नहीं है। प्रेमबली कहता है कि धर्म निरपेक्ष गणराज्य बने। राज्य की निगाह में सभी धर्म समान हैं। हमारा सेकुलरिज्म हमें रिलीजियस इक्वलिटी का रास्ता दिखाता है। यही ना अर्थ इसका है। क्या इस पर सरकार अमल कर रही है? देश के 20 करोड़ से ज़्यादा अल्पसंख्यकों के, विशेषकर मुसलमानों को दूसरे दर्जे का नागरिक बना देने का प्रयास चल रहा है। उन पर हो रहे अत्याचार प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। उनकी संपत्ति को लूटा जा रहा है, हत्याएं की जा रही हैं, घर तोड़े जा रहे हैं, उनके पूजा स्थलों पर कब्जा प्रशासन की मदद से किए जा रहे हैं। अगर ये धर्मनिरपेक्षता, तो धर्म शासित राज्य की क्या परिभाषा है? और हाल ही में हम लोगों ने, अध्यक्ष महोदय, उदाहरण देखा है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में कई महत्वपूर्ण जगह पर इस तरह की घटनाएं जानबूझ करके की गई। मुझे याद है उस समय, जिस समय उत्तर प्रदेश का इलेक्शन चल रहा था, बहुत से लोगों को वोट डालने का अधिकार जिनको था, उनको अधिकार से रोका गया। और जो लोग वोट डालने जा रहे थे उन्हें डराया धमकाया जा रहा था। ऐसे इंतजाम किए गए थे कि ये वोट डालने के लिए वोट बूथ तक न पहुंच पाए। वो तस्वीरें, अध्यक्ष महोदय, न केवल हम लोगों ने देखी, बल्कि पूरे देश और दुनिया ने देखी होंगी कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार के प्रशासन के इशारे पर एक पुलिस के अधिकारी ने महिलाओं को वोट से डालने से रोका और रिवॉल्वर दिखा करके कहा कि वोट डालने नहीं जाओगे। मैं उन बहादुर महिलाओं को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने परवाह नहीं की। उन्होंने कहा कि इससे कुछ जान जाने वाली नहीं, अगर जान भी जाएगी तो हम वोट डाल करके आएंगे। क्या यही लोकतांत्रिक राज्य है? सच्चे लोकतंत्र में जनता
स्वतंत्रतापूर्वक मतदान के माध्यम से अपनी सरकार चुनती है? क्या हम सही अर्थों में लोकतांत्रिक व्यवस्था में जी रहे हैं, जहां सरकार मशीन और सरकारी मशीनरी के जरिए जहां चाहे अपनी सरकार बना लेती है, जनता के मत का कोई अर्थ नहीं रखे हैं, वह लोकतंत्र नहीं कहा जा सकता है। यह व्यवस्था जब तेजी से लोकतंत्र में तानाशाही की तरफ बढ़ रही है, हिटलर ने भी तो जनता द्वारा चुने जाने के बाद संविधान में संशोधन करके तानाशाही कायम कर दी थी। हमारी सरकार भी उसी के समांतर चलने का प्रयास कर रही है। अध्यक्ष महोदय, प्रस्तावना में अध्यक्ष महोदय सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिलाने की बात है। अध्यक्ष महोदय, मैं जब सरकार की तरफ से माननीय मंत्री जी को सुन रहा था, उन्होंने जाति जनगणना को लेकर के कहा कि जाति जनगणना कराना चाहे तो करा लें। हम लोग तो उस पक्ष के धर लोग हैं, अगर आप करा सकते हैं तो आप कराइए। नहीं अध्यक्ष महोदय, जब कभी भी हम लोगों को मौका मिलेगा तो जाति जनगणना कराने का काम हम लोग करेंगे। सामाजिक न्याय समाज के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों को न्याय दिलाने का बड़ा असर आरक्षण था, उसे समाप्त कर दिया गया है। आउटसोर्सिंग और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर थोड़ी बहुत नौकरियां जो दी जा रही हैं, उनमें दलितों और पिछड़ों का कोई आरक्षण नहीं है। शिक्षण संस्थाओं और विश्वविद्यालय में प्रोफेसर्स और वाइस चांसलर के चयन के समय इनके आगे लिख दिया जाता है, एक नया शब्द का इजाद हुआ, NFS, नॉट फाउंड सुटेबल। सरकारी उपक्रम भेज दिए, प्राइवेट उपक्रमों में कोई आरक्षण नहीं है। अध्यक्ष महोदय, शिक्षा मंत्री जी सूची जारी करें, और अगर ये बात कहीं भी गलत है तो शिक्षा मंत्री जी सूची जारी कर दें। देश के सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर की ओर प्रोफेसर्स की एक, मैं तो कहूंगा अध्यक्ष महोदय कि शिक्षा मंत्री जी अगर ये सूची जारी कर दें कि जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं और उनके माध्यम से जितने भी प्रोफेसर्स का अपॉइंटमेंट हुआ है, सब बात साफ हो जाएगी। आप केवल देश के 10% लोगों को ही ख्याल रख रहे हैं, बाकी 90% लोगों का आप ख्याल नहीं रख पा रहे हैं। और जाति जनगणना कभी जाति में भेदभाव नहीं बढ़ाएगा अध्यक्ष महोदय। जाति जनगणना जातियों के बीच दूरियां कम करेगा और तमाम हमारे ऐसे समाज के लोग जिनको न्याय नहीं मिला, जिनको अधिकार नहीं मिला है, अध्यक्ष महोदय, कम से कम जाति जनगणना के बाद उन्हें अधिकार और सम्मान दिलाने का काम भी हो सकेगा। इसलिए हम इसके पक्ष में हैं। आर्थिक न्याय के बगैर न सामाजिक न्याय मिल सकता है और न राजनीतिक न्याय मिल सकता है। गरीबी का नाजायज लाभ उठाकर धन्ना सेठों की सरकार चुनाव में पैसा बांटकर राजनीतिक न्याय का भी अपहरण कर लेती है। कर्ज में डूबी बड़ी आबादी महाजन के दबाव में अपनी इच्छा के खिलाफ वोट देने को विवश हो जाती है। चुनाव में सत्ताधारी दलों द्वारा पैसे की भरमार के चलते कोई सामान्य कार्यकर्ता चुनाव नहीं लड़ पा रहा है। बड़े पैमाने पर धनवान चुनकर आ जाते हैं। पैसे के बल पर जब तक आर्थिक विषमता समाप्त नहीं होती, लोगों को राजनीतिक न्याय मिल नहीं सकेगा।